हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। वीडियो को देखने से आप लोग इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो वीडियो डालूं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इस भाग में हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। भाग वन में हम लोग पढ़े थे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बेसिक जानकारी। चलते देखते हैं। लोकसभा लोकसभा के पदाधिकारी दो पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। मैं इसमें सबकी विशेष जानकारी दूंगा और आप लोग अपने पास जो आपके पास पॉलिटी का किताब है जो हमने दिया है उसमें इसके बारे में विशेष जानकारी दी हुई है। आप वीडियो देखने के बाद उसको भी पढ़ें और पढ़ने के बाद उसमें प्रीवियस ईयर का कई सारे सवाल दिए गए हैं, उसको भी आप लोग सॉल्व करें। और चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। वर्णन अनुच्छेद 93 के अनुसार कहा गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष को हम लोग सामान्यतः स्पीकर के नाम से जानते हैं। यानी लोकसभा स्पीकर की बात किया जाए तो समझना चाहिए कि आपको लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात किया जा रहा है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का हम देखते हैं, बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, उसका कार्यकाल क्या है, उसको शपथ कौन दिलाता है, उसका त्यागपत्र किसको देता है और वह उसका निर्णायक मत क्या है। यानी इससे संबंधित बहुत सारे हम लोग पॉलिटी के वर्ड को भी समझेंगे। तो निर्वाचन देखा जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष में लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यानी 545 सीट आपने पढ़ा तो 543 सीट जो है जो निर्वाचित होते हैं और 2 हैं जो एंग्लो इंडिया से आते हैं। यानी इसके अध्यक्ष के चुनाव में सभी के सभी भाग लेंगे। इससे सवाल पूछे जाते हैं, कंफ्यूज यहां होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष में सभी भाग लेते हैं सदस्य की सिर्फ निर्वाचित, तो इसका आंसर है कि लोकसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब हम देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के साथ ही जुड़ा होता है। यानी इसका भी काल का समाप्त 5 वर्ष होता है, लेकिन इसको कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। इसको हटाने का नियम यह है कि इसको हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश होगा और वह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देना पड़ता है, लेकिन इससे पूर्व 14 दिन पहले अध्यक्ष को इसके बारे में सूचना देना पड़ता है। अब हम देखते हैं शपथ के बारे में। शपथ क्या है? शपथ कोई पद जब ग्रहण करता है तो उसको शपथ की जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ यह है कि लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की शपथ की जरूरत नहीं पड़ता है। इससे आपको बहुत सारे सवाल आएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यह अध्यक्ष स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेता है। यह जब भी शपथ लेता है तो यह आम लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। क्या में शपथ लेता है? आम लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। यहां तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि लोकसभा त्याग पद किसको देता है। तो त्याग पद देने के लिए तो लोकसभा त्याग पद उपाध्यक्ष को देता है। किसको? उपाध्यक्ष को ये त्याग पद आप लोग देता है। अब देखते हैं कि इसमें निर्णायक मत क्या होता है। निर्णायक मत
ये किसी भी विधेयक पर आमतौर पे मत नहीं देते हैं। इनमें कुछ कंडीशन है कि जब कोई विधेयक पर मान लिया जाए कि कोई यह विधेयक है और इस विधेयक पर समर्थन में 200 मत पड़ा और विरोध में 100 मत पड़ा, तो ऐसे परिस्थिति में यह मत नहीं देगा। कब मत देगा? अगर समर्थन में भी इतना 200 मत और विरोध में भी 200 मत पड़ा, तो ऐसे में जब मैच टाई हो गया तो टाई यानी बराबर रहने की स्थिति में यह निर्णायक मत देता है। अब हम देखते हैं कि लोकसभा के कार्य क्या है। तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्य निम्न होते हैं। पहला कार्य कि लोकसभा में जितने भी बैठक होंगे सबकी अध्यक्षता करना और जो भी सदस्य है उसको बोलने की अनुमति देना, किसी विधेयक पर बैठक करना या अगले बैठक की तिथि का निर्णय करना। उसके बाद हम देखते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। पहला आता है कि संयुक्त अधिवेशन क्या है। तो इसका उत्तर है कि जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाए तो वैसे परिस्थिति में जो बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा उसे संयुक्त बैठक कहते हैं और इस बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो इससे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि संयुक्त अधिवेशन क्या है, तो इसका उत्तर होगा कि जब किसी विधेयक पर सत्ता पक्ष जब किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतभेद हो जाए तो उस पर जो बैठक बुलाया जाता है उसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। ये बैठक बुलाता कौन है? तो इसको बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है। और बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बैठक की अध्यक्षता स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे हम लोग देखते हैं कोरम के अभाव में सदन का कार्य स्थगित। अब सवाल कोरम क्या है? तो कोरम को एक और नाम है गणपूर्ति। कोरम क्या है इसके बारे में देखते हैं। कोरम क्या है? कोरम का शाब्दिक अर्थ होता है कि जब किसी सदन को चलाने के लिए जो न्यूनतम सदस्य फिक्स की जाती है उसे कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि लोकसभा में कोरम कितना होगा, तो 545 का 1/10 यानी 54.5 यानी 55 सदस्य रहेंगे तब जाकर लोकसभा की सदन की कार्यवाही चलेगी। यानी कोरम या गणपूर्ति बराबर 1/10 भाग होता है कुल सदस्य का। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई सदन चल रहा और 55 से कम आया तो स्पीकर को यह अधिकार होता है कि वह सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग अब कि लोकसभा यानी लोकसभा में अगर लोकसभा का कोई सदस्य 60 दिनों से ज्यादा अनुपस्थिति रहता है बिना सदन को सूचित किए हुए, तो लोकसभा का अधिकार है, कार्य है कि उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। अब हम देखते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के उपाध्यक्ष क्या है? उपाध्यक्ष के बारे में देखते हैं। इसमें भी कहा गया है कि अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के उपाध्यक्ष होगा जिसका निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्य करेंगे। अब देखते हैं कार्यकाल। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष समानता होता है। इसको भी हटाने के लिए वही नियम है जो स्पीकर के। शपथ है ना, तो इसको भी शपथ की जरूरत नहीं पड़ता, यह आम लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। त्यागपत्र,
ये त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। यानी यहाँ पर याद करने के लिए है कि अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। उपाध्यक्ष का मेन कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य यह होता है कि अगर किसी कारण बस स्पीकर अनुपस्थिति है तो उस स्थिति में स्पीकर के जो भी काम है, लोकसभा के जो भी काम है, सब उपाध्यक्ष ही देखते हैं। अब हम देखते हैं राज्यसभा की ओर क्या है। अब राज्यसभा के भी दो पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। तो राष्ट्रपति के सभापति के बारे में देखा जाए तो राष्ट्रपति का सभापति का जो पद है वह पदेन होता है। यानी अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। और इसके बारे में अनुच्छेद हम देख लिए 64 में है। इसका निर्वाचन देखते हैं, निर्वाचन कैसे होता है भाई। तो इसका निर्वाचन यानी इसके बारे में जो भी पूछे सभापति के बारे में, आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि यह उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है। यानी इसका निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन के सभी सदस्य ही मिलकर करते हैं। अब इसके बारे में एक सवाल ऐसे पूछा जाता है कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ए में है लोकसभा, बी में है राज्यसभा, सी में है विधानसभा और डी में है विधान परिषद। तो इसका उत्तर क्या होगा? राज्यसभा। यानी यही वह, इसका अध्यक्ष इसी का सदस्य होता है, इसका अध्यक्ष इसी का सदस्य होता है, इसका अध्यक्ष इसी का सदस्य होता है, लेकिन इसका अध्यक्ष किसी का भी सदस्य नहीं होता है। अब देखा जाए तो इसको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ के बारे में देखते हैं। शपथ, इसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति के शपथ के दिलाता है राष्ट्रपति। ये त्याग पद किसको देगा? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को त्याग पद देगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको भी निर्णायक मत देने का अधिकार है। जब कोई बिल राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में अगर बराबर मत पड़ जाए तो वैसे परिस्थिति में यह निर्णायक मत दे सकता है। इसका भी काज, इसके भी कई काज होते हैं। पहला काज कि राज्यसभा के अध्यक्षता करना, उसमें सदस्यों को बोलने के मौका देना, कोई बिल पर बात करने के लिए तिथि को निश्चय करना, ये सब राष्ट्रपति सभापति के अधिकार होते हैं। अब हम देखते हैं उपसभापति। उपसभापति का जो निर्वाचन होता है वो राज्य सभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। अगर सभापति यानी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करने के लिए चले गए, इसको डायग्राम से हम लोग देखते हैं। यहां है राष्ट्रपति, इधर है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी कौन है? सभापति, और इधर हम लोग मान कर चलते हैं कि ये है उपसभापति। अगर ई राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, कार्यवाहक, जब एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए तो इनके, अभी तो यहां आ गए तो यहां पर ही जो भी काम करेगा इनके काम को कौन करेगा? उपसभापति, उपसभापति काम करेंगे। अब देखते हैं कि उपसभापति का काज भी इसी तरह का है।
आगे हम लोग देखते हैं कि कोरम के अभाव में ये भी स्थगित कर सकते हैं। यदि राज्यसभा में भी कोई सदस्य 2 महीना यानी 60 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहता है तो उसको भी उस सदस्य को सत्ता रद्द कर सकते हैं। अब हम देखते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में कुछ अधिकार कि किसको क्या अधिकार दिया गया है। धन विधेयक क्या है? धन विधेयक के बारे में देखा जाए तो धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक होता क्या है? धन विधेयक जैसे टैक्स में कोई वृद्धि करना है तो वह धन विधेयक के अंतर्गत बिल आएगा। धन विधेयक में मूल रूप से अधिकार लोकसभा को दिया गया है, क्योंकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। अगर कोई धन विधेयक है, मान लिया जाए कि यह विधेयक धन विधेयक है और धन विधेयक राज्यसभा में गया तो राज्यसभा को धन विधेयक में न के बराबर अधिकार दिया गया है। राज्यसभा धन विधेयक को पढ़ेगा, इसमें कुछ संशोधन ये नहीं कर सकता। अगर ये 14 दिन तक राज्यसभा में रह गया तो यह बिल को पारित मान लिया जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं धन विधेयक है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक होता है कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकते हैं। ये आपका नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग इससे संबंधित लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित कुछ बात को लेकर हम लोग चलते हैं। हमारे भारत में लोकसभा को देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से यानी लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है लद्दाख, और सबसे छोटा जो होता है वह है चांदनी चौक, और जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या में सबसे बड़ा होता है वह है बाहरी दिल्ली, और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। इस वीडियो को देखें, जहां प्रॉब्लम हो उसको शॉर्ट स्क्रीन कीजिए, कॉपी पर लिखिए, और कॉपी पर लिखने के बाद उसके बाद हमने आपको किताब में प्रैक्टिस सेट दिया है, उसको भी प्रैक्टिस सेट करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।